नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं राजनीति कब अर्श पर पहुंचा दे व्यक्ति को और कब फर्श पर व्यक्ति खुद भी नहीं जान पाता। इसके ताज़ा मिसाल मुकेश सहनी हैं और पशुपति कुमार पारस हैं। ये दोनों कल तक दूसरे को टिकट दे रहे थे, आज खुद टिकट को मोहताज हैं। लगातार आरजेडी से पैरवी कर रहे हैं कि भैया कम से कम एक सीट दे दो, लेकिन आरजेडी अपनी शर्तों के साथ टिकट देना चाहती है और यही वजह है कि मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस जैसे नेता न घर के रहे न घाट के। आज इसी मसले पर हम संतोष जी के साथ बातचीत करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि सन ऑफ मल्लाह को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं और कभी भतीजे को आँख दिखाने वाले चाचा आज अपनी आंखें छुपा रहे हैं। संतोष जी, क्या वजह है, क्या रंग देखने को मिल रहा है? देखिए, राजनीति बोला जाता है संभावनाओं का खेल है और कब आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगा और कब ज़मीन के नीचे बिठा देगा पता ही नहीं चलता है। देखते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हैं। मैंने जगन्नाथ मिश्र जी को भी देखा है कि जलवा था कि भाई उनके यहाँ दरबार लगा रहता था। रामसुंदर दास जी को भी देखा, दरबार लगा रहता था। और एक समय आया कि जब जगन्नाथ मिश्र रांची जेल में थे तो उनके साथ कोई नहीं, उनकी पत्नी के अलावा कोई बात करने वाला तक नहीं था। रामसुंदर दास जी को देखते थे रोहानीपुर में, ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई बात तक करने वाला नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में विश्वसनीयता, अगर आप किसी के साथ हैं, धोखेबाजी करते हैं तो आपको उसका फल कभी न कभी चुकाना पड़ता है। और जो राजनीति में विश्वसनीयता, विश्वासी बनकर रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, ज़्यादातर लोग जो विश्वासी हैं वो कभी फर्श पर नहीं आते हैं। बोला जाता है ना कि अगर आप किसी पेड़ से आप जुड़े हुए हैं, शाखा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी पहचान है। और शाखा से अगर आप निकल गए तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि आप हरा हैं, लेकिन धीरे धीरे होकर सूख जाइएगा। तो वही स्थिति आपने केवल पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी की हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा संयम रचा और अपनी सीट बचा लिया। अगर वो भी पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी वाली स्थिति करते तो आज वो भी, उनकी भी यही स्थिति होती, कहीं के ना रहते। लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया एक सीट से कि भाई किसी तरह से टिकट मिल गया तो उससे समझौता कर लिया। आप बोल रहे हैं कि केवल आरजेडी के पास चक्कर लगा रहे हैं दोनों। आरजेडी ही नहीं, पिछले 6 महीने से पशुपति कुमार पारस तो मंत्री ही थे, भाजपा के चक्कर लगा ही रहे थे। मुकेश सहनी भी भाजपा नेताओं के चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरह से उनको गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। मुकेश सहनी दोनों तरफ, आरजेडी भी चक्कर लगा रहे थे, उधर भी, दोनों तरफ। और पशुपति कुमार पारस का जब उधर से पत्ता कटा तब आरजेडी तरफ वो दौड़ने लगे। लेकिन कहा जाता है कि जो एक कहावत है कि न घर के रहे न घाट के रहे, तो वही दोनों लोगों के साथ चरितार्थ हुई। देखिए, पशुपति कुमार पारस रामविलास जी के भाई थे, सांसद बने और परिवार से उन्होंने विश्वासघात किया। किसी के कहने पर, भाई चिराग पासवान भतीजा था, उनका था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो सांसद थे, बिहार में मंत्री बने थे राष्ट्रीय, लेकिन परिवार के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और विश्वासघात करके पार्टी तोड़ दी। उन्होंने भतीजा को रोड पर लाने का प्रयास किया। वो भी वैसे समय में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। तो चिराग पासवान ने उसको दिल से लिया, उनकी माताजी ने भी लिया और नतीजा आज ये हो गया। आज देखने को मिला कि आज पशुपति कुमार पारस कहाँ है। लालू प्रसाद के दरबार में लगा रहे हैं। लालू प्रसाद कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि भाई पार्टी के में विलय कर लीजिए तो आपको विचार किया जाएगा। एक सीट को तरस रहे हैं। आप मुकेश सहनी को ले लीजिए, मुकेश सहनी की भी यही स्थिति थी। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, जी, किस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खरमंडल करने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके कि भाई पीठ में छाती घुसा, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम था मुकेश सहनी जी का। भाजपा से उनकी बात फाइनल हो गई थी, उनको सब चीज़ फाइनल उन्होंने कर लिया था,
लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा कर के उन्होंने इस तरह से किया कि भाई सब चीज़ बात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे वो, सारा सीट सब चीज़ होने के बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करके और वो निकल गए। उसके बाद सीधे भाजपा से जा कर के 20 सीट ले ली। भाजपा ने तो उन्होंने दे दी, सीट दे दिया, जो 4 सीट जीते उनको अपने पाले में मिला लिया। तो भाजपा ये देखी कि भाई जो अब लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ सब कुछ करके उनको धोखा दे सकता है तो हमको भी धोखा दे सकता है। तो इन लोगों की छवि धोखेबाज नेताओं में हो गई है। यही वजह है कि इनकी विश्वसनीयता की कमी की वजह से वीआईपी पार्टी के राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट तो थमा दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी का पूरा पत्ता ही साफ कर दिया गया। आज बीजेपी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ी। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो करती ही है, उसका तो लक्ष्य ही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे साफ करना। वो मुकेश सहनी ही नहीं, वो आप देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को भी फिनिश करेगी। जो 20 से भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है नीतीश कुमार को फिनिश करने का, जो अभी सफल नहीं हो पाए। लालू प्रसाद ने बीच में बोला जाता है कि संजीवनी दे दी नीतीश कुमार को। जब जब नीतीश कुमार मुसीबत में आते हैं तो लालू प्रसाद संजीवनी दे देते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिनिश कर देगी। और जहाँ तक पारस जी की बात है और मुकेश सहनी की बात है, तो अब तो सीटों का बंटवारा हो गया, दोनों तरफ से हो चुका है सीटों का बंटवारा। तो अब वो किधर जाएंगे? उनके पास क्या विकल्प है? या तो एक सीट लेकर के या आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ें या बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ें। दोनों पार्टी उनको यही कह रहे हैं कि भाई आप शामिल होइए, चुनाव लड़िए। उनके पास ये विकल्प है। और नहीं तो दूसरा विकल्प है कि अब अपनी ताकत दिखाएं, पूरे 40 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करें। तो ऐसी हिम्मत तो है नहीं। हाँ, कोई फाइनेंसर अगर मिल जाएगा उनको कि भाई 40 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने का, तो कर सकते हैं। पशुपति कुमार पारस भी 40 सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर सकते। पहले अपनी ताकत तो दिखाइए। ताकत राजनीति में जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। लेकिन मुकेश सहनी तो यही दावा कर रहे थे कि हम गेम चेंजर हैं और हम जिसके पाले में होंगे वही जीतकर पार्लियामेंट जाएगा। ये लोग भरम त्याग दें, ऐसा वो दावा कर रहे थे। देखिए, बातें बहुत लोग करते हैं। नागमणि भी क्या करते थे, हम मणि जिसके साथ रहता है नागमणि उसी की सरकार होती है। आज कहाँ है नागमणि? कोई अता पता है क्या? राजनीति में वोट महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास वोट होता है उसी को लोग पूछते हैं। आज लालू प्रसाद भले एक सीट नहीं जीतते हैं, उनको पूरी तरह से बदनामी चारा घोटाला में किया गया, लेकिन आज उनकी पूछ क्यों है? क्योंकि उनके साथ वोट इंटैक्ट है। चिराग पासवान की क्यों पूछ हो रही है? क्योंकि उनके पास पासवान वोट है, एक जाति का वोट है उनके साथ। नीतीश कुमार के को क्यों पूछा जा रहा है? बार बार बदलते हैं दल बदलू, पलटू राम उनकी उपाधि मिल गई है, लेकिन क्यों पूछे? क्योंकि उनके साथ वोट है। तो जिसके पास वोट रहेगा उसी की पूछ होगी। अभी तक मुकेश सहनी की कोई पहचान नहीं बन पाई है वोट बैंक की, मुकेश सहनी की। तो जब तक वो पहचान नहीं बना पाएंगे, वो अगर आरजेडी से लड़ लेते हैं, जिस रामविलास पासवान की ही लीजिए। रामविलास पासवान कई वर्षों तक जनता दल के साथ रहे और जनता पार्टी जनता दल के साथ रहे और अपनी पहचान बनाई। पूरे मंत्री बनने के बाद पूरे देश में पहचान, तब उन्होंने अलग पार्टी बनाई। और ये लोग अभी जड़ मतलब फुनगी निकला है और ये लोगों ने पार्टी बना ली है। तो जनाधार क्या है? कैसे मान लें जनाधार? भाई एक बार तो जनाधार तो है नहीं। पशुपति पारस के पास भी जनाधार तो है नहीं, तो कैसे लोग उनको टिकट दे दे? हाँ, एक बार 40 सीट पर चुनाव लड़के अपना जनाधार दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई जनाधार है। जैसे ओवैसी भाई, वो उनको इसलिए लोग तरजीह देते हैं, कोई भी पार्टी उनको वोट कटवा के रूप में इस्तेमाल करती है। तो ये जानती है कि ओवैसी खड़ा करेंगे तो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो 5-10 हज़ार वोट काट लेंगे, जैसा कि उन्होंने 20 के चुनाव में किया ओवैसी। तो वो एक वोट कटवा उम्मीदवार के रूप में दूसरे पार्टी, कोई ना कोई पार्टी उनको फंडिंग करती है, उस आधार पर वो लड़ते हैं। तो उस तरह से उनको खड़ा किया जाता है। तो मुकेश सहनी को भी अपनी पहचान पहले बनानी होगी। पहले 40 सीट पर चुनाव लड़ लें, अकेले लड़के देख लें कितना वोट आता है, उनकी पहचान बनेगी कि हाँ उनके पास इतना वोट है, तब लोग खुद ब खुद उनके पास जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी जैसे नेता को तमाम दलों ने दरकिनार कर दिया, विधानसभा पर कि जब चुनाव होंगे तब भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोग जान रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में अगर ये लोग
जीत जाते हैं तो विधानसभा में और बहुत बड़े बार्गेनर होंगे। तो इसलिए अभी लोग सब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव तो बोला जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। क्योंकि विधानसभा में तेजस्वी यादव उनको साथ ले जाते थे, हेलीकॉप्टर घुमाते थे। मतलब अपने आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी अपनों को अपनी गाड़ी पर लेके गए थे। जी जी जी। और तब उन्होंने विद्रोह किया, सब कुछ जानते हुए, जब एक प्लान के तहत उन्होंने किया। तो इस बार देख रहे हैं कि फिर कहीं उनका यही स्थिति ना हो, इसलिए तेजस्वी यादव उनको बोल रहे हैं कि भाई आप आरजेडी ज्वाइन कीजिए, आरजेडी के टिकट पर लड़िए। दो कैंडिडेट है, 2 को लड़ाएंगे, 3 को लड़ाना है 3 को लड़ाएंगे, लेकिन वो आरजेडी के सिंबल से होगा, क्योंकि सिंबल से लड़ने के बाद वो भाग नहीं सकते हैं। और वो पैसे के बल पर, मुकेश सहनी चाहते हैं कि नेता, पैसा के बल पर अगर कोई नेता बनता तो आज अडानी और अंबानी प्राइम मिनिस्टर होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश सहनी की रणनीति रही है कि विज्ञापन प्रचार के माध्यम से, हाँ ब्रांड एक हो गए हैं, नेता हो गए हैं, लेकिन अभी पहले उनको अपनी पहचान बतानी होगी कि भाई उनकी क्या पहचान है, कितना वोट उनके साथ है, क्या सहनी पूरा उनके साथ है। अगर सहनी उनके साथ पूरा रहता तो वो लोकसभा चुनाव जीत जाते, विधानसभा चुनाव जीतते, लेकिन कोई चुनाव तो अभी तक वो जीत नहीं पाए हैं, एक भी चुनाव तो जीत नहीं पाए हैं। तो फिर कैसे उनके लोग मान लें कि सहनी उनके साथ है। तो उनको पहले अपनी पहचान देनी होगी, किसी भी पार्टी से मिलकर के पहले उनको एक संसद सदस्यता लेनी होगी या विधानसभा की सदस्यता किसी भी पार्टी के सिंबल से, फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाए, जोड़ आजमाइश कर ले। पहले अपना, आपके पास कितना पैसा है, बैंक भी आप देखते होंगे, बैंक भी बिजनेस के लिए तभी देता है आपके पास कुछ पूंजी हो, आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए। आपके पास कोई पूंजी ही नहीं रहेगा तो कोई, और घाटे में आप रहिएगा तो क्यों कोई देगा। तो मुकेश सहनी के साथ यही स्थिति है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण उनको ये स्थिति देखना पड़ा है। और पशुपति पारस जी का तो हाल है कि भाई वो जिद ठान लिए थे पहले ही कि भाई हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, तो उन्होंने यूज किया, उनको चढ़ाया रहा, लास्ट में दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो ये स्थिति है बिहार की राजनीति का। और मुझे लगता है कि दोनों को मिलकर के एक रणनीति बना करके दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, पहले अपनी पहचान तो बनाए। तो अब ऐसी हालत हो गई है मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस की कि उन्हें अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हम आपको बता दें कि विश्वसनीयता किसी भी फील्ड में बेहद ज़रूरी होता है, और विश्वसनीयता और विश्वासघात में मामूली सा अंतर होता है। शब्दों में भी आप इसे देख सकते हैं। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ जो विश्वासघात किया था, आज वे उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।